आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिंग थ्योरी। तो पहले मैं बताता हूँ कि क्या क्या सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे, किस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और कैसे आप हमारे असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे, एंड किस एग्ज़ाम में ये कितने मार्क्स तक का पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। दैन उसके बाद एक एक चीज़ को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है मेनली 3 पार्ट रहेंगे। रिंग थ्योरी फर्स्ट पार्ट रहेगा, रिंग्स एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज। ये सबसे फंडामेंटल पार्ट रहेगा। इसके अंदर हम रिंग पढ़ेंगे, सब रिंग पढ़ेंगे, आइडियल पढ़ेंगे, और आइडियल में भी जितने भी उसके क्लासिफिकेशन होते हैं, प्रिंसिपल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देन उसके बाद एंड यहाँ पर जो क्वोशंट वगैरह रिंग बनेगी वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहीं पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा हमारा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन डोमेन, इसमें हम यूएफडी, पीआईडी, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और यूक्लिडियन डोमेन वगैरह वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड जो नेक्स्ट लास्ट पार्ट होगा पोलिनोमियल रिंग्स। हालांकि पोलिनोमियल रिंग्स का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, क्योंकि जब हम लोग रिंग्स को क्लासीफाई करेंगे तो उनमें से एक क्लास आपकी पोलिनोमियल रिंग्स की भी बनती है। एंड कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर देखेंगे, एंड लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टी होंगी, जो डेप्थ में हम लोग जाएंगे, वो सीधे के सीधे यहाँ पर जाएंगे। इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया और रिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। तो ये आपके 3 मेजर पार्ट हैं, एंड तीनों में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं, ये दिखने में छोटे लग रहे हैं आपको ये 3 पार्ट, बट ये 3 पार्ट पूरे के पूरे रिंग थ्योरी को कवर करते हैं। तो इनकी एक एक चीज़ को काफ़ी डीप में पढ़ेंगे, और सारी की सारी चीज़ों को बेसिक से रिलेट करके करेंगे। हम लोग इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम निकालना हो। इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप जो रिटन एग्जाम भी दे सकते हो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो सके, यानी कि आप वहाँ पर रिंग थ्योरी में कंफर्टेबल फील करो। हम लोग सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट बेसिक से रिलेट करके चलेंगे। सबसे पहले एग्जाम की बात करते हैं। जो हमारा सबसे फेवरेट चॉइस रहेगी वो रहेगी CSIR नेट एग्ज़ाम को लेकर के। इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। देन गेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, फिर भी वेरी करते हैं 2 to 4 क्वेश्चन। IIT JAM के सिलेबस में ये नहीं आता। देन वी विल बी फोकसिंग ऑन TIFR। इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हम लोग यहाँ बोर्ड पर डिस्कस कर रहे होंगे, और जो प्रॉब्लम बोर्ड पर डिस्कस नहीं होंगी वो आपको हमारे असाइनमेंट में मिलेंगी। इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं 2 to 5 तक वेरी करता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, एंड एट मैक्स 5 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल मोस्टली टाइम बेसिक रहता है, बट टफ होने पर कितना भी टफ रह सकता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये 3 हमारे मेजर एग्जाम्स रहेंगे। देन उसके बाद अगर आप DU PhD के लिए या DU MSc एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, BHU MSc एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CU CET एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर हम जिस लेवल से आपको पढ़ाएंगे, वहाँ पर इन एग्जामिनेशन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनका लेवल और इनके लेवल में काफ़ी फ़र्क है। तो जिस लेवल से हम पढ़ेंगे उसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप इसके लिए भी तैयारी कर रहे हो तो इन लेक्चर को पढ़ सकते हो, बट मेन फोकस हमारा ये 3 एग्जाम रहेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई NBHM PhD की तैयारी कर रहा है या NBHM MSc की भी तैयारी कर रहा है, जो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए भी ये कोर्स बेनिफिशियल रहने वाला है। हम लोग उसी लेवल से चीज़ें पढ़ेंगे ताकि आप इन एग्जामिनेशन में भी कवर कर सको, बट हमारा मेन टारगेट ये 3 एग्जाम को लेकर रहेगा। ये हुई एग्जामिनेशन की बात। अब बात करते हैं कि हम लोग बुक्स कौन कौन सी फॉलो करेंगे। मैं मेनली 2 बुक्स फॉलो करूँगा, 1 इज़ ऑफ इंडियन राइटर एंड 1 इज़ ऑफ फॉरेन राइटर। एक आप फॉलो कर सकते हैं डमिट एंड फूटे की बुक, ये अच्छी किताब है। इसमें रिंग थ्योरी के मेनली 3 चैप्टर ही आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा चैप्टर नहीं मिलेंगे।
ये 3 इस टाइप से डिवाइड होंगे। अगर इसको पढ़ने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इन सेकेंड बुक वी विल बी प्रेफरिंग खन्ना एंड भामरी। ये इंडियन ऑथर की बुक है एंड ये मेनली आपके जो एंट्रेंसेस होते हैं उसके टारगेट से बनी हुई है। अगर आप एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हो तो ये बुक अच्छी रहेगी। अगर आप लर्निंग के अकॉर्डिंग सीख रहे हो उस टॉपिक को या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए सीख रहे हो तो ये बुक अच्छी है। बट मैं आपसे बोलूँगा कि आप दोनों बुक को ही अपने पास रखिएगा, क्योंकि PDF ईजिली आपको मिल जाएगी। अगर PDF चाहिए तो ये आपको हमारी एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगी, आप PDF वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि बुक्स कॉस्टली आती हैं। हर सारी किताबों को खरीदना इतना ईजी नहीं होता। आप ट्राई करना कि PDF से पढ़ने की आदत डाल लो। अगर लैपटॉप है तो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, अदरवाइज़ मोबाइल में भी ट्राई करो हो जाओ, क्योंकि हर बुक को आप खरीद नहीं सकते। तो ये दोनों बुक अच्छी हैं, इन दोनों से ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बट हम लोग जितनी चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे वो सफिशेंट तो कभी देखो नहीं हो सकती, वो हमारी तरफ से सफिशेंट होंगी, लेकिन आपकी तरफ से सफिशेंट तब होंगी जब आप अच्छे से पढ़ोगे। हम लोग अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई करेंगे। जितनी भी पॉसिबल चीज़ें होंगी वो मैं आपको यहाँ पर दूंगा, एंड जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होंगी उन सबको मैं बेसिक से रिलेट करूँगा, ताकि आप हर एक टॉपिक के साथ कंफर्टेबल हो सको। किसी भी चीज़ को मैं यहाँ पर आपके साथ हवा में लेके नहीं जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट बात रहेगी, इन पार्ट से कौन सा मेजर टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो तीनों ही अपने आप में मेजर टॉपिक है। अगर आप यहाँ से बात करोगे तो आइडियल से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, एंड अगर आइडियल से क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन रिंग से क्वेश्चन बनेंगे। तो आइडियल और क्वेश्चन रिंग दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देन फैक्टराइजेशन डोमेन से यहाँ पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। वो PID के बारे में, ED के बारे में, UFD के बारे में पूछता है अगर आप किसी भी अच्छे एग्जाम को दे रहे हो तो ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। और पॉलिनोमियल रिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया और रिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया। बेसिक और भी रहते हैं, जब आप क्वेश्चन रिंग पढ़ते हो पॉलिनोमियल में तो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, बट इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया और रिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप तीनों ही पार्ट में से ये मत सोचो कि अगर आप ये पढ़ जाओगे तो आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन इन तीनों ही पार्ट से मिक्सअप होकर आता है। हो सकता है वो क्वेश्चन आइडियल से रिलेटेड है लेकिन वो जा रहा है पॉलिनोमियल रिंग के अंदर, एंड उसके बाद वो उसकी UFD वगैरह के बारे में पूछ रहा है, PID वगैरह के बारे में पूछ रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी टच हो सकता है। तो आप ये मत सोचो कि एक पार्ट को कर लोगे तो आपकी रिंग थ्योरी अच्छी हो जाएगी, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, कोई एक पार्ट सिंगल इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ट्राई करना कि जितनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ उतनी ही मेहनत आप भी मेरे साथ करते हुए चलो। सबसे पहले डिफाइन करते हैं रिंग। जैसे बेसिक नीड क्या है रिंग की। अगर आपने नंबर थ्योरी नाम का टॉपिक पढ़ा है तो वो पूरा का पूरा रिंग थ्योरी का एप्लीकेशन है। वहाँ पर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, मॉड्यूलर ऑपरेटर को सॉल्व करते हो, तो वो जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी रिंग थ्योरी की एप्लीकेशन है। तो जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको रिंग थ्योरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड इसके साथ साथ आप जब हम टॉपिक को पढ़ते चलेंगे तो आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप एक ये ऑपरेटर लगाते हो से x² + 2x = 0, ये ऑपरेटर यूज़ करते हो, सॉरी ये एक इक्वेशन यूज़ करते हो x² + 2x = 0। यहाँ पर आप लिखते हो x + 2 = 0। यहाँ से आप इम्प्लाई करते हो आइदर x is 0 और x is equal to -2। क्या ये हमेशा ट्रू है? दिस नीड नॉट टू बी ट्रू इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल Z4, ग्रुप थ्योरी यू हैव स्टडीड। Z4 में एक सिंपल 2 एलिमेंट लेते हैं और 2 एलिमेंट लेते हैं। अगर आप 2 × 2 करोगे सो यू विल बी गेटिंग 4। हियर नाइदर 2 is 0 nor this 2 is 0. So this theory is restricted on integral domain, not in in general ring theory, in general ring. So this is restricted to integral domains, not on whole ring. तो जब आप ये चीज़ लिखते हो यहाँ पर आपको पहले फील्ड या रिंग मेंशन करनी पड़ती है, एंड एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो वो उसी के अंदर पर्टिकुलरली आ जाता है। एंड एक चीज़ आपने ये पढ़ी होगी, एवरी n डिग्री पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट n रियल रूट्स। एवरी n डिग्री पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट n रियल रूट, बट इन जनरल रिंग थ्योरी दिस केस इज नॉट ट्रू इन एनी जनरल रिंग। जैसे आप लिखते हो से Px I is running from 1 to 0 to n ai x power I, where this is a real polynomial. 1 second.
this is a real polynomial. That means the coefficient are coming from real. So every real polynomial has at most n roots if it is of n degree on the real axis. But this is not true in any general ring. अगर मैं यहाँ से ring change कर दूँ, suppose I am taking any arbitrary ring, so you cannot say this polynomial has at most n roots in this ring. We will be seeing some example. जैसे जैसे लेक्चर आगे चलेगा आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज होती जाएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. रिंग. लेट R be any non-empty subset R together with two binary operation, these plus and dot basically are known as two binary operation, and for comfortability we call them as addition and multiplication. You can define any other two operation. If it satisfies certain property, then we say this R is a ring. So this R with two binary operation plus and dot with the two binary operations, this binary operation may change. This plus and this dot, just a notation. Addition and multiplication is called ring if property number 1, R plus is abelian group. That means your R should form abelian group with respect to the first binary operation. Second point, R with dot is semi group. You have studied quite well the definition of group theory. So semi group means associativity and closure property. Closure means if you take two elements, then their operator should inside the structure. यानी कि अगर आप A और B कोई दो एलिमेंट ले रहे हो इस R के, and you can pick because your R is a non-empty set, तो आप कोई दो एलिमेंट पिक कर रहे हो तो उनका जो प्रोडक्ट है बेसिकली सिंपली मल्टीप्लीकेशन और the operator with respect to the second binary operation A dot B should lie inside R. Property number 3, first binary operation, second binary operation should be distributive over first binary operation. That is A dot B plus C should be equal to A dot B plus A dot C for every A comma B comma C inside the ring R, and B plus C dot A should be equal to B dot A plus C dot A for every ABC inside R. So this is called the distributive property. अगर कहीं पर distributive property लिखी है तो आपको दोनों साइड से सेटिस्फाई करानी पड़ेगी. दिस इज फ्रॉम लेफ्ट, दिस इज फ्रॉम राइट. अगर कोई भी स्ट्रक्चर है जो इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देन वी से दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रिंग. सॉरी, इट्स कॉल्ड अ रिंग, नॉट द रिंग. अगर मैं द बोलूंगा तो यूनिक आ जाएगा. सो दिस आर इज कॉल्ड द रिंग इफ इट सेटिस्फाई दीज थ्री प्रॉपर्टीज. व्हाट आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग? आप लोगों ने काफ़ी सारे ग्रुप पढ़े हैं, आप उनको ग्रुप से रिलेट कर सकते हैं. आप ऐसे ग्रुप सोचिए जो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं. सबसे पहला बेसिक एग्जांपल, इफ आई चूज माई आर टू बी ट्रिवियल जीरो एंड माई ऑपरेशंस आर सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, सो दिस विल फॉर्म अ रिंग. दिस इज कॉल्ड द ट्रिवियल रिंग. अब इसको जीरो रिंग मत बोलना, इसको ट्रिवियल रिंग बोलना. जीरो रिंग वी विल बी डिफाइनिंग सेपरेटली, क्योंकि जीरो रिंग का मीनिंग हमारे लिए कुछ और है, ये नहीं होता. दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल रिंग. व्हाट अबाउट जेड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन? दिस विल फॉर्म रिंग. अगर जेड प्लस लोगे तो साइक्लिक ग्रुप बनता है, तो अबिलियन ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा.
z विद मल्टीप्लिकेशन लोगे, अगर आप किसी भी दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा इंटीजर बनेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। एंड इंटीजर है तो एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड होगी। एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी ईजी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो ये डॉट है ये प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तभी आप जो अपने कैलकुलेशन है वो कर पाते हो ओवर इंटीजर। सो दिस इज वन ऑफ द easiest example. Then another example, say Zm with under addition modulo m multiplication modulo m. This you have studied in your group theory with this property Zm with under addition modulo m. This forms the group. So if you check with additional binary operation called the multiplication modulo m, so this forms the ring. This is easy to check. Another example, if you take any field, if you know the definition of field, yet we have not defined the definition of field, but if you know the field, so every field is ring. So you can define R, C or Q. These all are field. These all are rings because each one is field. Every field is a ring that we will be proving. So these are some basic examples. Now let us come to the some basic definition, क्योंकि इसमें definition बहुत clear करके रखना, and जो भी मैं definition है वो डमेट एंड फूटे की फॉलो करूँगा, क्योंकि किसी किसी definition में बुक्स के अकॉर्डिंगली उनकी definition डिफरेंट है, तो मैं सारी की सारी definition है डमेट एंड फूटो की फॉलो करूँगा। डिफाइन करते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग। लेट आर बी एनी रिंग। याद रखिएगा कॉम्यूटेटिविटी के लिए आपको रिंग में कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ ये रिंग होनी चाहिए, कोई एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। लेट आर बी एनी रिंग, आर इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव इफ ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए फॉर एवरी ए कॉमा बी इनसाइड आर, वेयर आर इज R plus dot. That means every two element should commute with respect to the second binary operation. Then we say this ring is a commutative ring. Next definition. Ring with a unity. So now we are adding one more element inside the ring and we are calling this ring as a ring with a unity. Let R plus dot be any ring. We say R to be ring with the unity, or simply R possesses a unity element if there exists an element 1R inside R. This 1R is a notation for unity element, such that 1R dot A बराबर A dot 1R बराबर A for every A inside R. अगर मैं इस एलिमेंट से रिंग के किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं ऑपरेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन, तो जो आपके पास एलिमेंट हो वो सेम आ जाना चाहिए। So such rings are called ring with the unity. Some simple example is you can take ring of all real numbers. इसमें 1 will work as a unity element. अगर आप 1 का किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एलिमेंट आ जाएगा। Similarly you can take Z or you can take Q, you can take C and you can take Mn over the field R. Set of all n cross n matrices over the field R. अगर आप इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट लोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कमिट करेगा इफ यू आर टेकिंग द ऑपरेशंस आर सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. So in this identity matrix is the unity element. Next definition, unit of a ring.
let R plus dot be any ring A belongs to R is called unit if there exists a non-zero element B inside R. One second. Let R be any ring with the unity if or A belongs to R is called a unit if there exists a non-zero element B inside R such that A dot B बराबर 1R और B dot A बराबर 1R. Let R plus dot be any ring with a unity. A belongs to R is called a unit if there are just a non-zero element B inside R such that अगर आप इन दोनों को ऑपरेट करो with respect to the second binary operation, then you should get the unity element. Then in this case we say this A is a unit, and by using definition, if A is a unit, then this B is also a unit. क्योंकि अगर आप ये वाला पार्ट लोगे तो इस केस में जो A है वो B का इनवर्स बन जाएगा, and sometimes we call this B is a multiplicative inverse of A. So you can see if A is a unit, this implies B is a unit. Can you say something more about this? The collection of all units. देखते हैं. पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, देन मेन रिजल्ट पे जाएंगे. एक रिंग लेते हैं, say Z under addition and multiplication. What can you say about the ring of this? What can you say about the unit of this ring? Let A belongs to units of Z. This U of Z denotes the unit of Z. Collection of all A inside Z such that A dot B बराबर 1 for some B inside Z. So this is the definition of U of Z, collection of all units of Z. अगर ये इसका कोई भी एक मेंबर है, that means there exists some non-zero B inside Z. अगर मैं non-zero नहीं भी लिखूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपने B को 0 लिया तो ये कंडीशन कभी होल्ड नहीं होगी. So there must exist some non-zero element B inside Z such that A dot B बराबर 1. And B is non-zero, so I can say this A must be 1 upon times B or simply B inverse. तो आप कितने एलिमेंट मेरे को ऐसे दे सकते हो कि जिसमें A बराबर 1 upon B लिखा जा सके, जिसमें A आपका इंटीजर हो और B आपका इंटीजर हो. सी B is non-zero. अगर आप 1 और -1 के अलावा कोई भी एलिमेंट पिक करो तो यू कैन नॉट गिव मी एनी एलिमेंट. सो दिस विल फोर्स दिस A is either 1 or -1. So simply I can say the units of Z is 1, -1. Now what can you say about this set with respect to this multiplication? This is the identity element. ठीक है, this is my identity element. क्या inverse exist करेगा? 1 is inverse of itself, -1 is inverse of itself. So inverse exist कर रहा है. commutativity hold हो रही है. associativity होल्ड हो रही है. क्लोजर प्रॉपर्टी सॉरी, अगर आप 1 और -1 सेकेंड, अगर आप 1 और -1 को प्रोडक्ट कराओ सो यू विल बी गेटिंग -1 विच इज इनसाइड दिस. अगर आप -1 को कराओ तो यू विल बी गेटिंग 1 विच इज इनसाइड दिस. सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज होल्डिंग गुड. सो दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2. So you can say this is isomorphic to Z2. Every finite cyclic group of order n is isomorphic to Zn.
तो ये ऑर्डर 2 का है, सो इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z2। क्या ये प्रॉपर्टी हर किसी केस में ट्रू है? अगर मैं यूनिट का कलेक्शन लूँ तो क्या वो हमेशा रिंग बनाए, हमेशा ग्रुप बनाएगा? एक और एग्जांपल देखते हैं। से माई रिंग टू बी सिंपली सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्या ये रिंग फॉर्म करेगा? अगर मैं इसके कलेक्शन लेता हूं से ए बी इनसाइड यूनिट्स ऑफ आर, एंड यूनिट की बात आप तब कर सकते हो जब आपका रिंग विद यूनिटी हो, अदरवाइज बात नहीं कर सकते। दिस आर इज अ रिंग विद यूनिटी एंड 1 is the unity element. So if I am taking any element inside the units of R, then it will give me, there must exist some non-zero B which is inside the ring such that A dot B बराबर 1. So your A will be 1 by B and B आपका non-zero element है, and B आप कोई भी arbitrary element हो उसके corresponding हमेशा A मिल जाएगा, but B should be non-zero. That means the units of R is nothing but R star. R star means all non-zero real numbers. ये जो R star वर्ड है ये बेसिकली आपका यूनिट से ही निकल के आया है। जो आपका यूनिट का नोटेशन होता है आप उसको R स्टार से भी डिफाइन, मतलब जो रिंग है रिंग स्टार से भी डिनोट करते हो। दिस इज सिंपली डिनोटेड एज Z स्टार ऑल्सो। तो जो ये स्टार है ये आपका यूनिट से निकल के आया है। सो U ऑफ R इज R स्टार। अगर आप मेरे को कोई भी रियल नंबर दो उसके करस्पॉन्डिंग में हमेशा ऐसा रियल नंबर दे पाऊंगा सच दैट 1/b आपका वो हो जाएगा। जैसे आप मेरे को 2 दोगे सो आई विल गिव यू 1/2, बट ये प्रॉपर्टी आपकी इंटीजर में होल्ड नहीं हो रही थी। सो हियर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट possesses एन इनवर्स। अगर आप कोई भी एक नॉन जीरो रियल नंबर लोगे तो इसका जो इनवर्स होगा आप हमेशा 1/a डिफाइन कर सकते हो, एंड 1/a इज डिफाइंड बिकॉज यू आर टेकिंग फ्रॉम r minus 0. This a is non-zero element, so you can always written this. You can also write this, and it will be equal to 1. That means every non-zero element possesses an multiplicative inverse, or every non-zero element is a unit. And here R star is also group we have studied. This forms a group under multiplication. क्या ये in general property true है? Let's verify this. Let R plus dot be a ring with a unity, and say unity is 1 of R, and define करते हैं U of R collection of all A inside R such that A dot B बराबर 1R for some B inside R, and firstly this set should be non-empty. अगर ये empty हो गया तो ग्रुप की बात कभी भी आप कभी empty set पे नहीं करते हो। So this U of R क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा? See, 1 of R is inside U of R. That is true. अगर आप 1 of R को 1 of R से मल्टीप्लाई करोगे तो you will be getting 1 of R. That is, this shows this UR is a non-empty set. अगर आप ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिखोगे तो भी मैटर नहीं करेगी। That means अगर आपके पास कोई भी रिंग विद यूनिटी है उसके पास एटलीस्ट एक तो यूनिट होने वाली है, दैट इज द यूनिटी एलिमेंट। नाउ अगर ये नॉन एम्प्टी है सो आई कैन पिक सम एलिमेंट। लेट A, B इनसाइड U of R। अगर ये कोई भी इसके 2 एलिमेंट हैं, अगर मैं ये शो कर दूं कि A B इनवर्स इज इनसाइड दिस, देन आई एम डन। अगर मैं कोई भी आर्बिट्री 2 एलिमेंट पिक करता हूँ A of A, B फ्रॉम U of R, देन A of B इनवर्स अगर मैं ये दिखा दूं दिस इज इनसाइड U of R, देन आई एम डन बाय यूजिंग 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। सो इट विल बी A B इनवर्स क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और A B इनवर्स
बी ए इनवर्स, ये दोनों एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज ए इज इनसाइड यू आर एंड बी इज इनसाइड यू आर. अगर ये दोनों यूनिट है तो इनके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे. सो आई कैन टेक ए इनवर्स एंड बी. सो ए बी इनवर्स डॉट बी इनवर्स, इट विल गिव यू सिंपली वन ऑफ आर. दैट मीन्स दिस एलिमेंट possesses एन इनवर्स. यानी कि अगर आप ए और बी इसके अंदर ले लो, सो ए बी इनवर्स यूनिट है. दिस विल गिव मी but AB inverse U of R. But from here I cannot claim that this UR is a subgroup, this UR is a group. Because by one step subgroup test you can say this UR is a subgroup, but subgroup is of what? Here the ring need not to be a group with respect to the second binary operation. So you cannot say this is a subgroup of this is a group. So you cannot say, because before making it subgroup, before making it group, this is a subgroup by one step test, but subgroup of what? So that group is missing. So from here you can observe associativity property is holding good by the ring, because ring is associative with respect to the second binary operation. And आपको क्लोजर प्रॉपर्टी शो करनी है और इनवर्स शो करना है. अगर आपने इनवर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर दी देन आई एम डन. इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ए और बी है यूनिट. अगर ए और बी यूनिट है तो ए इनवर्स भी हमेशा यूनिट होता है, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज टू शो द क्लोजर प्रॉपर्टी. यानी कि अगर ए और बी कोई भी दो एलिमेंट यू आर के हैं देन आपको शो करना है कि ए बी इज ऑल्सो इनसाइड यू आर. दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट्स इज अगेन यूनिट. देन आई एम डन दैट यू आर विल बी अ ग्रुप. नाउ सी, आपको शो करना है कि ए डॉट बी इनसाइड यू आर. सो फॉर दिस आई कैन टेक ए डॉट बी B inverse A inverse. This exists because A and B both are inside UR. So inverse exists. So AB B inverse A inverse. It is nothing but one of R. क्योंकि ये दोनों ऑपरेट होगी आइडेंटिटी, ये दोनों ऑपरेट होगी यूनिटी देंगे. सॉरी, नॉट आइडेंटिटी, यूनिटी. सो इट विल गिव मी AB is inside UR. That means the closure property is holding good. So closure is done, inverse is done. Unity will work as an identity element, so unity is inside this, and associativity coming from the property of ring, because your ring is a semigroup with respect to the second binary operation, then second binary operation is multiplication, so associativity is holding good because associativity is an operation based property. अगर ये लार्जर सेट पे होल्ड हो रही है तो स्मॉलर सेट पे हमेशा होल्ड होगी. एंड यू आर इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ योर रिंग. अगर वो रिंग पर होल्ड हो रही है तो सबसेट पर हमेशा होल्ड होगी. सो अगर कोई भी स्ट्रक्चर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है देन वी से द स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप. सो एवरी कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ रिंग विद यूनिटी फॉर्म्स अ ग्रुप. सो यू कैन राइट इफ आर इज अ रिंग विद यूनिटी, this implies U of R, which is also known as R star, forms a group. एंड बात आती है कि क्या वो ग्रुप अबिलियंट बनेगा. तो जो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेपरेट प्रॉपर्टी है. अगर आपकी रिंग कॉम्यूटेटिव है देन आपकी जो यूनिट्स का कलेक्शन है वो हमेशा कॉम्यूटेटिव बनेगा, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू. So we will see some example. In that case, your collection of all units will be commutative ring. Sorry, will be abelian group, but your ring need not to be abelian group. चलिए now let us define another property, another definition. A zero divisor. This definition I am taking from the Dummett and Foote book. Let R plus dot be any ring. Here we do not need the ring to be commutative with the unity. We do not need that. Let R plus dot be any ring.
R is, or A belongs to R, a non-zero element A inside R is called zero divisor if there exists a non-zero element B inside R such that A dot B is 0. And similarly, you can define a ring is called the ring is called zero divisor if it has a zero divisor. So an element which is a non-zero inside R is called zero divisor if there exists a non-zero element B inside R such that the product of these two elements is 0, or the operator or the element generated by operating these two elements with respect to the second binary operation is giving you 0 element. And ये 0 हमेशा एग्जिस्ट करता है रिंग के अंदर. Why this? अगर आपने रिंग की डेफिनेशन देखी थी तो R प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप. अगर R प्लस अबिलियन ग्रुप है, so this 0 will be the identity element of that abelian group. So this 0 comes from the abelian group property. So this A dot B is giving you 0, then we say this is a zero divisor. And once we have this definition, then we have the definition of integral domain. But before going this, we can see some example of this. If you have not studied ring theory, then you will not be comfortable, so that you can understand this topic. एक सिंपल सा ग्रुप लेते हैं, से Z6 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6. तो अगर आप एडिशन मॉड्यूलो 6 लेंगे, इट विल बी ग्रुप. अगर आप इसमें एक और ऑपरेटर डाल दें, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, सो इट विल बी योर रिंग. बेसिकली इस रिंग को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. बट अभी आप ये समझो कि दिस इज फॉर्मिंग रिंग, एंड इसकी प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रिंग. अगर ये रिंग है तो 2 इज इनसाइड दिस बिकॉज 2 इज लेसर देन और इक्वल टू 6. 3 इज इनसाइड दिस, 2 into 3 करोगे 6, and 6 is the zero element of this ring. So this 2 is a non-zero element, 3 is non-zero element, but their product is 0. That means this 2 is zero divisor as well as 3 is zero divisor. And by using this property, you can see if A is a zero divisor, then B is also a zero divisor. So we can add some more thing here, such that A dot B is 0 or B dot A is 0 or both. So we can add these two things in the definition. So this is one of the example where you have zero divisor, and one example is Z with under addition and multiplication. This does not have any zero divisor. If you take any non-zero element, say A is non-zero element and B is any non-zero integer, then A dot B will be non-zero always. So this structure does not possess any zero divisor. Now integral domain, इसकी definition अच्छे से समझना. Let R plus dot be a commutative ring with a unity. इसको मैं अभी एक बार लिख दे रहा हूँ, commutative ring with unity, otherwise I will be using CRU. Here we need my ring to be commutative, my ring to be with unity. R is called integral domain if it does not have any zero divisor. That is, if R is commutative ring with unity and there exists A comma B inside R such that A dot B is 0, this will force either A is 0 or B is 0. So both definitions are equivalent. Suppose we have two elements whose product is 0. That means one of them element has to be 0. Both may be 0, but at least one of them must be 0, so that it does not possess any zero divisor.
So this is the definition of integral domain, and this is one of the easiest example of integral domain. This is commutative with the unity and does not have any zero divisor. So this is an integral domain. ये मैं डेफिनेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ऐसे कोई भी एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी को एक साथ यूज करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें एक साथ समझ में आए. दैट इज व्हाई आई एम डिफाइनिंग डेफिनेशन फर्स्ट. नेक्स्ट डेफिनेशन, nilpotent element. Let R plus dot be any ring. Here we do not need our ring to be commutative or ring with the unity. Let R plus dot be any ring. A belongs to R is called a nilpotent element एंड आप लोग भी जब डेफिनेशन लिखते हो यहाँ पर हमेशा वर्ड ए लिखा करो, क्योंकि द लिखोगे तो द रिप्रेजेंट फॉर यूनिक एलिमेंट, यानी कि अगर आपका आपने द लिखा दैट मीन्स द nilpotent एलिमेंट इज यूनिक. अगर ए लिख रहे हो दैट मीन्स अगर एक एग्जिस्ट कर रहा है तो एक भी कर सकता है, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं. अगर द लिखोगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी. nilpotent एलिमेंट इफ there exist n belongs to natural number such that a power n is 0. a power n का मतलब है that means you are operating a n times with respect to the second binary operation, that is a dot a n times. अगर कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाए such that a to the power n is 0, then we say this a is a nilpotent element. One more thing, if k is a natural number such that a power k is 0 and a power k minus 1 is a non-zero element, then we say this k is the index of nilpotency or nilpotency index. Then k is called nilpotency index. I think you have studied these things in linear algebra in the matrix format, but here we are reading in the form of element. Basically जो मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है वो भी रिंग बनता है, तो वहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं वो मैट्रिक्स की तरह काम करेंगे. सो जो बेसिक है वो रिंग थ्योरी से ही जा रहा है. सो such k is called the nilpotency index, and this nilpotency index you can use only when your element is nilpotent, otherwise you cannot use. Next definition, idempotent element. Let R plus dot be any ring. A belongs to R is called idempotent if a square, which is same as a dot a, is equal to a. अगर आप किसी एलिमेंट को दो बार ऑपरेट कराएं और यू आर गेटिंग द सेम एलिमेंट, देन वी से such an element is idempotent element. What are the basic relation between idempotent and or some basic example of idempotent element and nilpotent element? अगर आप जीरो एलिमेंट देखो तो जीरो एलिमेंट हमेशा nilpotent भी है और idempotent भी है. क्या इनके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो idempotent भी हो और nilpotent भी हो? वेरीफाई करना कि जैसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट ये आप होमवर्क की तरह ट्रीट करना. क्या कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो नॉन जीरो हो, nilpotent भी हो और idempotent भी हो? ट्राई करना फाइंड करने के लिए. इन एनी रिंग जीरो एलिमेंट एंड वन एलिमेंट बोथ आर idempotent ऑलवेज. अगर आप वन को दो बार ऑपरेट करोगे तो ए मिलेगा अगर आपकी रिंग विद यूनिटी है तो, और अगर आप जीरो एलिमेंट को दो बार ऑपरेट करोगे तो यू विल गेट जीरो एलिमेंट. सो रिंग विद यूनिटी possess at least two idempotent elements which are 0 and 1. चलिए
लास्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं इस लेक्चर की, स्क्यू रिंग और डिवीजन रिंग। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन BHU वगैरह में पूछा जाता है, बट CSR नेट वगैरह में इसकी डेफिनेशन पे तो नहीं पूछा जाता, बट BHU वगैरह में इसकी डेफिनेशन पे पूछ लेते हैं। लेट R प्लस डॉट बी अ रिंग विद यूनिटी। एक एक लाइन को ध्यान से समझना। द कम्यूटेटिव वर्ड इज मिसिंग हियर। अगर आप इसमें कम्यूटेटिविटी ऐड कर दोगे देन दिस विल बिकम फील्ड। Let R plus dot be a ring with a unity. R is called division ring if every non-zero element is a unit. अगर कोई भी रिंग है, रिंग विद यूनिटी, then R is called division ring or skew ring if every non-zero element possesses a unit or possesses an inverse or every non-zero element is a unit element. एंड इसके साथ साथ एक और एडिशनल डेफिनेशन फील्ड। ये मैं इसके साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें एक वर्ड ऐड करोगे यू विल बी हैविंग फील्ड। अ कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड। जब मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया था तो वहां पर आपको फील्ड की डेफिनेशन अलग दी थी, क्योंकि वहां पर आपने डिवीजन रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ था। वहां पर कुछ 3 लाइनें या 3 प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती, 3-4 प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है, बट यहाँ पर सिर्फ एक लाइन से काम चल जाता है। अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड। अगर आपको किसी फील्ड को पहचानना है, सबसे पहले आप वेरीफाई करो कि आप वो कम्यूटेटिव है। अगर कम्यूटेटिव है एंड चेक करो क्या वो डिवीजन रिंग है, क्या उसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट इनवर्स है उसके पास, क्या वो यूनिट है। अगर है देन वी से दिस इज अ फील्ड, अदरवाइज नॉट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ फील्ड एंड दिस इज वी आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट इन द रिंग थ्योरी। इससे हमारा काम चल जाएगा। चलिए आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। ये डेफिनेशन आप अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में अपने स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में स्ट्रक्चर वाइज पढ़ी थी चीज़ें, इसमें भी स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें पढ़ेंगे एंड सारी चीज़ें क्लियर करके रखना। कोई भी डाउट मत छोड़ना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।